हेलो तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोग्रा की जीएस वाली बुक और इसका ये चौथा पार्ट है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश का जो मध्यकालीन इतिहास है इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। हम इस बुक को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम इसके टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसे ही इसके टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे और ये 4th एडिशन है, नया एडिशन है, इसको हम कवर कर रहे हैं। जैसे ही इसके टॉपिक कवर हो जाएँगे उसी के बाद हम इसके जो एमसीक्यू है उनको भी कवर करेंगे। विद एक्सप्लेन के साथ उनको कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और ये बुक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहाँ पर एचपीजीके की जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तुर्क साम्राज्य तथा पहाड़ी राज्य की बात करेंगे हम सबसे पहले। 980 ईस्वी में काबुल पर तुर्क का कब्जा हो गया और 8वीं से 9वीं शताब्दी में तुर्की के लोगों ने बगदाद के खलीफा पर के पद पर कब्जा कर लिया। तुर्की अरबी लोगों से ज़्यादा आक्रामक और भौतिकवादी थे। सन 980 में काबुल पर कब्जा हो गया और मोहम्मडन तुर्क लोगों के रास्ते की आखिरी रुकावट भी हट गई। मोहम्मद गजनवी ने 997 ईस्वी में अपने पिता का कार्यभार संभाला। उसने 1000 ईस्वी से 1009 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण किया। इसमें 1009 से 1027 होना था ना, यहाँ मिस्टेक है। यद्यपि आनंदपाल जो ट्रांस हिमालय और हिंद के शाही साम्राज्य का राजा था, उसने हिमालय के बाकी राजाओं के साथ मिलकर मोहम्मद गजनवी से लड़ने के लिए संगठन बना लिया और दुर्भाग्यवश जब मोहम्मद गजनवी ने हार निश्चित जानकर भागने का मन बना लिया, परंतु तभी आनंदपाल का हाथी युद्ध छोड़कर भागने लगा। उसने सैनिकों से अपने राजा को भागता देख उसके पीछे भागना शुरू किया और हार गया। 1009 ईस्वी में उसने कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया और नगरकोट पर अधिकार कर लिया। इस समय कांगड़ा का शासक जगदीश चंद्र था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जब 1009 ईस्वी में कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया गया था मोहम्मद गजनवी ने, तो उस समय जो कांगड़ा का शासक था वो जगदीश चंद्र था। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। तिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 ईस्वी में वह संपूर्ण कांगड़ा राज्य तुर्कों के अधीन आ गया था और नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनी शासन को समाप्त कर दिया। ख्वाजा मसूद बिन सलमान के लेख में कहा गया है कि सुल्तान मोहम्मद के पुत्र अब्दुल राशिद ने 1051 से 1052 में कांगड़ा पर पुनः अधिकार कर लिया था। उस समय के लेखक अल उतबी ने कांगड़ा के किले को भीमनगर कहा था। 12वीं शताब्दी में चौहान, चंदेल, तोमर, पंवार और सेन आदि लोगों ने हिमाचल की पहाड़ियों में छोटी छोटी रियासतें स्थापित करना आरंभ कर दिया। हालांकि राजपूत और ब्राह्मण शरणार्थियों का बड़ा हिस्सा बाद में दिल्ली, बनारस और बंगाल की विजय के बाद आया। मैदानी क्षेत्रों से आए सामंत लोगों ने अपनी सामाजिक स्थिति और परंपराओं के अनुरूप अपनी आजीविका तलाशी। यहाँ पर सामंती स्वामी ठाकुर बन गए और कुछ स्थानों पर स्वतंत्र शासक भी बन गए। दिल्ली सल्तनत के पहले 2 शाही शासकों अर्थात गुलाम 1206 से 1290 और खिलजी 1290 से 1320 ने पंजाब की पहाड़ियों पर कोई गंभीर ध्यान नहीं दिया। अब तुगलक साम्राज्य और कांगड़ा की बात कर लेते हैं। इस साम्राज्य का राज दिल्ली में सन 1320 में शुरू हुआ। तुगलक साम्राज्य का जब गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि लेकर ताज पहना। तुगलक साम्राज्य का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा। उसने भूमि कर बढ़ा देने से लोगों ने मना कर दिया और उसने पहाड़ी राजाओं के खिलाफ अभियान चलाया और नगरों के राजा पृथ्वीचंद जो 1330 से 1345 के बीच में इनका कार्यकाल रहा को पराजित करने के लिए सन 1337 में सेना भेजी, परंतु असफल रहा। 1337 में सुल्तान ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का नेतृत्व किया और उल्लेखनीय धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। सीरत ए फिरोज शाही
के अनुसार उसने ज्वालामुखी के मंदिर को भी छोड़ दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके भतीजा फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। कांगड़ा के शासक रूपचंद के शासनकाल में सन 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले पर को घेर लिया। अब इसके बाद बात आती है, उसने नगरकोट पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि राजा रूपचंद ने मैदानी इलाकों पर विजय पाने के लिए पहाड़ी राजा के साथ भाग लिया था और जो फिरोज शाह तुगलक को स्वीकार नहीं हुआ। कटोच राजा हार गया और उसने खुद को सुल्तान के हवाले कर दिया। रूपचंद को पुनः सम्मान के साथ राजा बनाया गया। फरिश्ता के अनुसार इस अवसर पर सुल्तान के सम्मान में नगरकोट का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर के लोग नौसाबा की पूजा करते थे। तो ज्वालामुखी मंदिर के लोग किसकी पूजा करते थे? नौशाबा की पूजा करते थे। इस मंदिर में हिंदू पुस्तकों की एक लाइब्रेरी थी जिसमें 1300 पुस्तकें थी। इनमें से एक पुस्तक को फारसी में अनुवादित किया गया। यह पुस्तक दर्शन शास्त्र, ज्योतिष और भविष्यवाणी से संबंधित थी। उसका नाम दलाइल ए फिरोजाई रखा गया। इसका अनुवाद इजुद्दीन खादिल खानी ने किया था। सन 1375 में राजा रूपचंद की मृत्यु हो गई और उसके बेटे संगारा चंद ने कार्यभार संभाला और इसके कार्यकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नासिर उद दीन को दिल्ली से उसके चचेरे भाई ने निकाल दिया और उसने 1399 के अंत तक नगरकोट में आश्रय लिया और 1390 में उसने ताज पहना और मोहम्मद तुगलक की उपाधि ली। अब तैमूर और तथा पहाड़ी राज्यों की बात कर लेते हैं। तैमूर एक तुर्क मंगोल विजेता था। मध्य एशिया में तैमूरी साम्राज्य का संस्थापक भी था। वह उलग का दादा तथा बाबर का परदादा था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। तैमूर ने अंतिम तुगल शासक मोहम्मद नासिर उद दीन के शासनकाल के दौरान 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा के राजा मेघचंद थे। मुल्फजत ए तैमूरी में नगरकोट का वर्णन मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि सन 1399 में उसने अपनी वापसी यात्रा में शिवालिक राज्यों पर आक्रमण किया था और कांगड़ा को अछूता रखा। निचली सिरमौरी पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करने के बाद तैमूर हिंडूर नालागढ़ की ओर बढ़ा और जहां राजा आलमचंद 1356 से 1406 का शासन था। सद्भावना के संकेत में राजा आलमचंद ने तैमूर और उसके समूह को आवश्यक सहायता प्रदान की और तैमूर ने हिंडूर राज्य को कोई नुकसान पहुंचाया बिना अपना अभियान जारी रखा। उसके बाद लोधी साम्राज्य और पहाड़ी राज्य की बात कर लेते हैं। सिकंदर लोधी ने नगरकोट पर आक्रमण किया लेकिन वह किले पर कब्जा करने में असफल रहा। फिर उसने मंडी की ओर रुख किया लेकिन हमीरपुर के पास उसे राजा दिलावर सेन जो 1477 से 1497 में इनका समय था, राजा दिलावर सेन का, ने हरा दिया। मंडी में सिकंदर धार पहाड़ी का नाम उसके नाम पर रखा। उसके बाद है मुगल और पहाड़ी राज्य। 1525 में क्या होता है, बाबर ने कांगड़ा के पास मटौत या काकौत में अपनी चौकी स्थापित की। इसके अलावा 1526 में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल राजवंश की शुरुआत की और 1530 में उसकी मृत्यु होगी। उनका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं उनका उत्तराधिकारी बनाया और बंगाल के अफगान शेर खान ने हुमायूं को 1339 में चौसा की लड़ाई में एक बार फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में हराया। ठीक है। शेरशाह सूरी ने अपने सेनापति ख्वाज खान को कांगड़ा भेजा ताकि वह घाटी को अपने नियंत्रण में ले सके। इस विजय के बाद उस क्षेत्र को हामिद खान कक्कड़ की देखरेख में दे दिया, परंतु बहुत से इतिहासकार इस जीत से सहमत नहीं थे। उनका मत है कि कांगड़ा गढ़ पर सबसे पहले सन 1620 में जहांगीर ने कब्जा किया था। शेरशाह सूरी ने सिकंदर शाह को पंजाब का गवर्नर बनाया। तो ये पूछा जा चुका है। ठीक है, किसको गवर्नर बनाया था? सिकंदर शाह को। नेक्स्ट है 1556 में अकबर ने ताज संभाला और लेकिन अभी तक पंजाब का गवर्नर सिकंदर शाह था। दोनों के मध्य मतभेद हो गए। मतभेद का मुख्य कारण अकबर का 1557 में सिकंदर शाह पर आक्रमण करना था। जब अकबर उसकी तरफ आगे बढ़ा
तो उसने नूरपुर की सेवा में प्रवेश किया। वहां का राजा भगतमल सिकंदर शाह का समर्थक था। इस अभियान के दौरान अकबर का शिविर नूरपुर के पास। सिकंदर शाह ने पठानकोट और नूरपुर के मध्य गढ़ में शरण ली थी, जिसे मुगल सेना ने जीत लिया और सिकंदर को वापस बंगाल भेज दिया। अब इसके बाद तारीख ए दाऊदी में उल्लेख किया गया है कि इस्लाम शाह सूरी 1545 से 1553 द्वारा नूरपुर राज्य के भीतर मानकोट किले का निर्माण किया गया था। तो ये अपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है मानकोट किले का निर्माण किसने किया? इस्लाम शाह सूरी के द्वारा। 1570 ईस्वी में जयचंद ने कांगड़ा का सिंहासन संभाला। अब अकबर को कांगड़ा के राजा जयचंद पर विद्रोह करने का संदेह हुआ और उसने उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। यह कार्य गुलेर के राजा रामचंद ने किया और जयचंद के बेटे बिधि चंद ने अपने पिता को मृत समझकर कार्यभार संभाला और मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सन 1572 में अकबर ने खान जहां हुसैन कुली खान के नेतृत्व में उस क्षेत्र को अपने अधीन करने के लिए सेना भेजी। उस क्षेत्र को बाद में वीरबल को जागीर के रूप में दे दिया गया। अब हुसैन कुली खान एक नगरकोट की तरफ पठानकोट और धमेरी जो नूरपुर के रास्ते से कूच किया। नूरपुर का राजा भगतमल जिसने सन 1556 में सिकंदर शाह का समर्थन किया था, ने पठानकोट में आत्मसमर्पण किया और जिसे बैरम खान ने लाहौर में मार दिया। अब नूरपुर में 20 किलोमीटर दूर कोटला किला असल में गुलेर के राजा रामचंद का था, परंतु कांगड़ा और नूरपुर के राजा ने बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया था और मुगल सेना ने उसे छीनकर वापस गुलेर के राजा को दे दिया। और उसके बाद क्या होता है, अब मुगल सेना कांगड़ा किले की घेराबंदी कर चुकी थी। वह किले को जब्त करने की स्थिति में थी, परंतु जैसे खबर आई कि इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा जो अकबर के रिश्तेदार थे ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना नगरकोट से पंजाब रवाना होगी ताकि मिर्जा भाइयों को रोक सके। अब अकबर ने टोडरमल को अपना वित्त मंत्री बनाने के बाद एक और कोशिश की और टोडरमल घाटी के 66 गांव चंबा के रिहुल क्षेत्र पर अधिग्रहण करने में सफल रहा, परंतु कांगड़ा किले पर कब्जा नहीं कर सका। अब राजा जयचंद की सन 1585 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसके बेटे बिधि चंद ने पूर्ण रूप से राज्य संभाला और जम्मू तथा कांगड़ा के बीच के सभी राज्यों से संधि की। उसके बाद सन 1588 से 99 में इन सभी राजाओं ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया और उसकी क्रांति को मंद करने के लिए अकबर ने अपने सौतेले भाई जैन खान कौका को वहां भेजा और उन सबको आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। आत्मसमर्पण के बाद बिधि चंद ने अपने पुत्र तिलोक चंद को मुगल दरबार में बंधक बनाकर छोड़ना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, सन 1594 से 95 ईस्वी में एक और विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व जसरोटा के राजा ने किया था, परंतु बिधि चंद और नूरपुर के राजा वासु ने इसमें कोई भाग नहीं लिया। इस आंदोलन को मिर्जा रुस्तम कांधारी और शेख फरीद की सेना ने दबा दिया। बिधि चंद की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र तिलोक चंद ने राज्य संभाला। जहांगीर ने भी 1605 ईस्वी में सत्ता संभाली। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में शेख फरीद के नेतृत्व में कांगड़ा के लिए अपनी सेना भेजी। शेख फरीद को मुर्तजा खान की उपाधि दी गई थी, तो शेख फरीद को मुर्तजा खान की उपाधि दी थी। नूरपुर के राजा सूरजमल को उसकी मदद के लिए भेजा और उसके बाद कांगड़ा का किला जब्त होने की ही वाला था कि शेख मुर्तजा खान और राजा सूरजमल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया। जहांगीर ने सूरजमल को वापस आने का निवेदन किया और 1616 में राजकुमार शाहजहां की मदद के लिए दक्कन भेज दिया गया। मुर्तजा खान की बीमारी के कारण पठानकोट में मृत्यु हो गई। अब उसके बाद दूसरी बार जयपुर के राजा मानसिंह को कांगड़ा पर कब्जा करने भेजा, परंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता पंजाब के पहाड़ी इलाके के एक जमींदार संग्राम ने उसे मार दिया। अब 2 असफल कोशिशों के बाद जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां खुर्रम, जिनका बचपन का नाम था, के साथ सलाह की और सूरजमल और शाह कुबेल खान मोहम्मद ताकी को भेजने का फैसला कर लिया। जाने से पहले सूरजमल को खिल्लत मतलब पोशाक और खपबा गहने से नवाजा गया। अब खपबा होता था उस समय गहने।
नगरकोट की अपनी यात्रा में ही सूरजमल मोहम्मद ताकी से झगड़ना हो गया। सूरजमल ने ताकी को अक्षम घोषित किया अक्ष, अक्षम घोषित किया कर दिया और वापस भेज दिया ताकि वे चले जाने के बाद सूरजमल ने अपनी जागीर के लिए शाही सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। जब बहुत से शाही सैनिक तितर बितर हो गए तब उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और मुगलों के विरुद्ध ही क्रांति का ऐलान कर दिया। यह सुनकर जहांगीर ने रेयान सुंदरदास को वहां विद्रोह के दमन के लिए भेजा। सूरजमल ने जंबा के माऊ कोट में शरण ली और फिर वहां से भागकर तारागढ़ किले में चला गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। अब उसका सूरजमल अब सूरजमल के भाई जगत सिंह को कांगड़ा किले पर आक्रमण में रेयान सुंदरदास का साथ देने के लिए बंगाल से बुलाया। और उसके बाद क्या होता है कि 16 नवंबर 1920 ईस्वी में आखिरकार 14 महीने से अधिक समय तक चली घेराबंदी के बाद कांगड़ा किले पर अधिकार कर लिया। कितने 14 महीने तक इसकी घेराबंदी की गई। अब नवाब अली खान को किले को सिपे सलार गवर्नर नियुक्त किया। तो सिपे सलार किसे कहा जाता था? गवर्नर को कहा जाता था। अब जहांगीर को कांगड़ा किले के अधिग्रहण का समाचार 20 नवंबर 1620 को मिला। ठीक है। अब जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया। ये कब करवाया गया था? ये 1622 ईस्वी में करवाया था। ये उस बुक में आपकी जो कौन ब्लॉक रहा है उसमें दिया गया है। ठीक है। कांगड़ा किले के दरवाजों में से एक का नाम जहांगीर दरवाजा रखा गया, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जहांगीर ने राजा हरिचंद द्वितीय को जागीर को की जागीर दी राजगीर की जागीर दी, लेकिन कटोच राजा ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने 1627 ईस्वी में राजा को पकड़ लिया और मार डाला। हरिचंद द्वितीय का उत्तराधिकारी चंद्रभान चंद्र ने धौलाधार पहाड़ियों पर चंद्रभान का टीला नामक स्थान से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा, जिसे जहांगीर ने धीरे धीरे बेअसर कर दिया। जनवरी 1622 को जहांगीर नूरपुर के साथ कांगड़ा आए। नूरपुर तथा पठानकोट रास्ते वापसी चले गए। नूरपुर के समान में नूरपुर के राजा जगत सिंह ने धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया। तो जगत सिंह ने धमेरी का नाम क्या रखा? नूरपुर। अब यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो किसने रखा? जगत सिंह ने धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख दिया, नूरपुर के समान। जहांगीर की यात्रा के दौरान चंबा का राजा जनार्दन अपने भाई विश्वाम्बर के साथ उसके इंतजार में था। ये दोनों अगले ही साल नूरपुर के राजा जगत सिंह के साथ युद्ध में मारे गए। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान नूरपुर के राजा जगत सिंह पर शाही कृपा दिल्ली थी। उसके पास 3000 जाट और 2000 सरदार का मनसब था। अब राजा ने बादशाह के बेटे राजकुमार शाहजहां के साथ मैत्रीपूर्वक संबंध बनाए। हालांकि जब राजकुमार शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया तो पंजाब के वायसराय सादिक खां को विद्रोह दबाने का आदेश मिला। शाही समर्थन प्राप्त करने के बावजूद राजा जगत सिंह ने पूरे कांगड़ा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। नूरपुर राजा ने अपनी अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने प्रशासन अपने बेटे राजरूप को सौंप दिया, जिसने कांगड़ा के फौजदार सैन्य कमांडर का पद भी हासिल कर लिया था। हालांकि राजस्वरूप अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहे। अंततः अपने पिता जगत सिंह के गुप्त समर्थन से मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब राजा जगत सिंह के विद्रोह दबाने के लिए सन 1641 में क्या होता है कि राजकुमार मुराद बख्श के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। जब सेना पठानकोट पहुंची तो उनके साथ सैयद खान बहादुर और उसलत खान भी शामिल हो गए। अब जगत सिंह को मानकोट, नूरपुर
तारागढ़ किलों पर मजबूत पकड़ थी। मुगलों ने मकोट और नूरपुर पर हमला किया, जिसके कारण जगत सिंह मकोट छोड़कर तारागढ़ चले गए। अब तारागढ़ की घेराबंदी लगभग 2 महीने तक चली और मार्च 1642 में जगत सिंह ने अपनी कमजोर स्थिति पर एहसास करते हुए शांति की मांग की और सैनिक समेत सम्राट के सामने आत्मसमर्पण किया। परिणाम स्वरूप सम्राट ने उसे क्षमा कर पूर्व सम्मानों को भी बहाल किया गया, परंतु तारागढ़ के किले को मुगल सैनिकों द्वारा चौकी बनाई गई। अब सन 1645 में सम्राट ने उसे एक खिल्लत होता सामान की पोशाक, तलवार, चांदी की घुड़सवार काठी के साथ सम्मानित किया। अब जगत सिंह का जनवरी 1646 में पेशावर में निधन हो गया। नदौन की लड़ाई होती है 1690 से कानून तक। यह बिलासपुर कलहूर के राजा भीमचंद और आलिफ खान के अधीन मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें आलिफ खान का साथ कांगड़ा के राजा कृपाल चंद ने तथा भीमचंद का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया। राजा भीमचंद की जीत हुई। इस युद्ध का कारण राजा भीमचंद का मुगलों को कर और नजराना देने से इनकार करना था। मुख्य कारण इसका ये था। सन 1740 में सैफ अली खान को कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार नियुक्त किया गया। अब यह मुगल सल्तनत का आखिरी वक्त था। मुगल सम्राट जहांगीर ने पंजाब पहाड़ी राज्यों के राजपूत राजकुमारों को मियाँ की उपाधि दी। अब मुगल सम्राट जहांगीर ने पंजाब के पहाड़ी राज्यों के जो राजपूत राजकुमार थे उनको मियाँ की उपाधि दी। अब 1748 से 1768 के बीच में अहमद शाह दुरानी ने पंजाब पर 10 बार आक्रमण किया और राजा घमंड चंद ने दुरानी द्वारा पैदा उलझन का फायदा उठाया और कांगड़ा किले के अलावा जो क्षेत्र उसके पूर्वजों ने मुगलों के हाथ से खो दिया था उसे वापस पा लिया। अहमद शाह दुरानी ने 1759 ईस्वी में घमंड चंद को जालंधर द्वाब का नाजिम होता था गवर्नर घोषित कर दिया। उसके बाद क्या होता है, अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को कांगड़ा पर, अब यहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं, मुगल और चंबा की बात करेंगे, है ना। अकबर ने अपने वित्त मंत्री टोडरमल को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस प्रक्रिया में चंबा ने रिहोल, चड़ी और घरोल क्षेत्रों को खो दिया। रिहल्लू, चड़ी और घरोल क्षेत्र को खो दिया। अकबर का समकालीन चंबा का राजा प्रताप सिंह बर्मन मुगलों का वफादार था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना, अकबर का समकालीन था प्रताप सिंह बर्मन। घलोक डलहौजी के पास की लड़ाई राजा जनार्दन जो चंबा का था और राजा जगत सिंह के बीच में 1623 ईस्वी में हुई। जनार्दन को धोखे से जब ठीक करने के लिए और बातचीत और समझौते के लिए मुगल दरबार में बुलाया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद चंबा 2 दशकों तक राजा जगत सिंह के अधीन रहा। सन 1641 ईस्वी में मुराद बख्श के अधीन जब जगत सिंह के खिलाफ सेना भेजी तो उसका फायदा उठाकर जनार्दन के बेटे पृथ्वी सिंह को अपना राज्य पाने का सही समय मिला और उसने मंडी और सुकेत की मदद से चंबा राज्य को वापस पाने में सफलता पाई। और सन 1678 ईस्वी में राजा छत्र सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य के सभी मंदिरों को नष्ट करने के औरंगजेब का शाही हुक्म मानने से इनकार कर दिया गया। उसने मिर्जा बेग के अधीन मुगल सेना के खिलाफ सभी पहाड़ी मुखियों को इकट्ठा किया और जीत हासिल की थी। अब मुगल और सिरमौर की बात करेंगे। राजा धर्मप्रकाश अकबर और बुद्धि प्रकाश जहांगीर के समकालीन थे तथा मुगलों के प्रति वफादार थे। राजा मनधाता प्रकाश ने गढ़वाल मुखिया के विरुद्ध शाहजहां की सेना का समर्थन किया था। मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह सिरमौर आए और उन्होंने पांटा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना की। पांटा में रहकर गुरु गोविंद सिंह ने गढ़वाल के राजा फतेह शाह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और सिरमौर और गढ़वाल के शासकों के मध्य एक विवाद को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। अब राजा भूप्रकाश के समय बंदा बहादुर सिरमौर तथा सिरमौर राज्य से नजराने की मांग करने लगा। अब सिख और पहाड़ी राज्य की बात कर लेते हैं।
मुस्लिम काल के दौरान संतों, विद्वानों और लेखक बहुतायत संख्या में उभर कर संत भक्ति आंदोलन के समर्थक थे और जिन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय कबीर 1540 से 1538। कबीर का जन्म 1398 में हुआ। ठीक है। गुरु नानक देव 1469 से 1539 आदि थे, ये प्रमुख थे संत। गुरु नानक देव की बात करेंगे। 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी में जन्मे नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की और गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका मिशन शांति, सद्भावना और भाईचारे का संदेश फैलाना था, जिसके चलते उन्होंने पूरे देश में व्यापक यात्रा की और ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कलहूर, मंडी, सुकेत, सिरमौर और गढ़वाल जैसे स्थानों का दौरा किया था। उन्होंने स्वाथू के पास जौहासार का दौरा किया था, जहां अब एक गुरुद्वारा उनकी यात्रा की याद में बनाया गया था। तो जौहासारा का दौरा किया था, वहां पर एक गुरुद्वारा है। ठीक है, सुबाथू में। 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1563 से 1645 में अमृतसर में हर मंदिर साहिब और पवित्र तालाब का निर्माण पूरा कराना चाहते थे। इस परियोजना की आर्थिक मदद के लिए उन्होंने अपने सिख अनुयायियों को सुझाव दिया और वे पहाड़ी प्रमुखों से समर्थन ले। भाई कल्याण मंडी भी गए और मंडी के राजा अपनी रानी और सेना के साथ अमृतसर गए। वहां राजा गुरु अर्जुन देव से मिले और सिख साहित्य इतिहास में कहा गया कि मंडी की तरह कुल्लू, सुकेत, चंबा और हरिपुर के पहाड़ी राजा गुरु के अनुयायी बन गए। छठे गुरु हरगोबिंद, जिनका समय 1595 से 1645 में था, गुरु नानक की तरह बड़े पैमाने पर देश की यात्रा की और अमृतसर लौटने पर उन्हें हिमालय की तलहटी और सतलुज नदी के किनारे स्थित कलहूर, बिलासपुर के राजा से भूमि उपहार मिली। 1634 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद ने वहां कीर्तपुर नामक एक शहर की स्थापना की और उसे अपना निवास बनाया। उन्होंने कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के पहाड़ी प्रमुखों के साथ मजबूत संबंध बनाए। 1642 ईस्वी में गुरु हरगोबिंद ने कलहूर के राजा ताराचंद के साथ मिलकर रोपड़ के नवाब को हराया। कीर्तपुर मतलब कि यहाँ पर आनंदपुर साहिब। ठीक है। 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक इनका समय रहा। एक राजकुमार की मृत्यु से संबंधित समारोह में भाग लेने और रानी को संवेदना व्यक्त करने के लिए कलहूर आए थे और कलहूर छोड़ने से पहले उन्होंने पहाड़ियों में अपना निवास स्थान बनाने की इच्छा व्यक्त की। रानी ने इस विचार का स्वागत किया और गुरु ने कुछ जमीन खरीदी। फिर वे मखोवाल गांव में बस गए, जो बाद में आनंदपुर साहिब की प्रसिद्ध सिख शहर के रूप में विकसित हुआ। तो मखोवाल था ये, है ना, ये आपने ध्यान में रखना। कीर्तपुर नहीं था, यहाँ मैं गलत बता दिया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था, जहां पर पटना साहिब गुरुद्वारा है। 1675 ईस्वी में वह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनके पिता गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मुगलों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। गुरु गोविंद सिंह की सुरक्षा को लेकर चिंतित समुदाय के नेताओं ने उन्हें बंधक बनाए जाने के डर से आनंदपुर में रखने का फैसला किया। भंगानी का युद्ध पूछा जा चुका है, टीजीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जैसे जैसे परिपक्व हुए तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेनाएं रखनी शुरू की और लोगों से हथियार लेना और भेंटें देना शुरू कर दी। परिणामस्वरूप उनके पास एक बड़ी सेना का गठन हुआ। असम के राजा रतन राय ने गुरु को एक प्रशिक्षित प्रसादी नामक सफेद हाथी भेंट किया था। कलहूर के शासक भीमचंद के एक बार गुरु से मिलने आए और गुरु ने राजा को सफेद हाथी दिखाया और कलहूर के राजा के पुत्र का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह शाह की पुत्री के साथ तय हुआ। तो राजा ने बारात में जाने के लिए उस हाथी को गुरु से मांगा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने हाथी देने से मना कर दिया, जिस कारण राजा और गुरु गोविंद सिंह के मध्य दरार पैदा हो गई, जिससे तनाव बढ़ गया और अंततः सशस्त्र संघर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह जब पांवटा में थे
तो उस समय फतेह शाह ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रित किया, लेकिन गुरु की राजा भीम चंद के साथ प्रतिद्वंदता के चलते निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने वित्त मंत्री के साथ कुछ सैनिक भेजे। वहीं दूसरी ओर राजा भीमचंद ने अपने सैनिकों के साथ कलहूर में बारात भेजी। पांवटा से गुजरने और गढ़वाल में श्रीनगर जाने के लिए गुरु ने केवल दूल्हे और कुछ लोगों को नौका द्वारा नदी पार करने की अनुमति दी। बाकी लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। अब राजा भीमचंद और फतेह शाह इस बात से परेशान हो गए और फतेह शाह ने गुरु द्वारा भेजे गए उपहार को वापस भेज दिया। अब यह तय किया गया कि बारात पांवटा से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से शहर भंगाणी वाले रास्ते से वापस जाएगी। अब जब यह बात गुरु को पता चली कि सेना वास्तव में बारात भंगाणी पहुंची है, तो उसने अपने सैनिकों को भंगाणी में प्रवेश न करने का आदेश दिया, जिससे भंगाणी का युद्ध शुरू हो गया। जिसमें ये कहाँ पर है ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो पांवटा के 15 किलोमीटर दूर है ये भंगाणी, है ना, नामक गांव शहर, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके तीर ने हिंदूर के राजा हरिचंद की मौत हो गई और परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। यह युद्ध लगभग 1686 ईस्वी में हुआ था। तो ये पूछा जा चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है नादौन का युद्ध होता है। भंगानी की लड़ाई के बाद गुरु कलहूर लौट आए, जहां उन्होंने आनंदपुर गांव की स्थापना की और राजा भीमचंद के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। और औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं से बकाया कर वसूलने के लिए अपनी सेना भेजी। तो इसमें से कांगड़ा के राजा कृपाल चंद और विजारवाला के दयाल ने कर दे दिया, वहीं अन्य ने कर देने से मना कर दिया। कलहूर के राजा भीमचंद ने भी भुगतान करने से इनकार कर दिया और गुरु से सहायता मांगी। परिणाम स्वरूप नादौन का युद्ध भीमचंद बनाम मुगल आलिफ खां के साथ हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद का साथ दिया और आलिफ खान को हरा दिया। तो इसमें जो नादौन के युद्ध में आलिफ खान को हराया गया था ना, मुगलों की तरफ से आलिफ खान था। विवरणों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह को कुल्लू और मंडी की यात्रा का उल्लेख मिलता है। उस समय मंडी का राजा सिद्धसेन 1684 से 1727 ईस्वी तक रहा। से गुरु ने बाहरी आक्रमण से बचने के लिए आशीर्वाद देते हुए कहा कि मंडी को जब लूटने आसमानी गोले छूटेंगे, मंडी को जब लूटेंगे तो आसमानी गोले छूटेंगे, ये कहा था उन्होंने। खालसा का गठन की बात कर लेते तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टेट के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। खालसा का गठन 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान किया। तो ये भी आपने ध्यान रखना। गुरु का आनंदपुर छोड़ना, गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर को छोड़कर निर्मोह में बस गए। गुरु गोविंद सिंह के सैनिकों ने कलहूर के गांव में छापेमारी करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप झड़पें हुई। कलहूर के शासक ने अपनी प्रजा की खालसा उत्पीड़न से बचाने के लिए मुगल सरकार से सहायता लेने का फैसला किया। मुगल सेना ने निर्मोह में गुरु पर हमला किया, लेकिन गुरु विजयी हुए। पहाड़ी राजाओं को एहसास हुआ कि वे गुरु के साथ शांति से नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने सहायता की कि मुगल अधिकारियों को आवेदन भेजा और लाहौर सरहिंद से सेना आई। 1703 ईस्वी में मुगल सेना और अन्य आनंदपुर पहुंच गए और संचार मार्ग और खाद्य सामग्री पर कब्जा कर लिया। पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी। परिणाम स्वरूप गुरु ने सही सलामत जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण करने को कहा। मुगल जनरल और पहाड़ी राजाओं ने शर्त मान ली और 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर छोड़ दिया। बंदा बहादुर और पहाड़ी राज्य। आनंदपुर से प्रस्थान करने पर गुरु ने दिल्ली में औरंगजेब से मिलने का निमंत्रण लिया। हालांकि मुलाकात होने से पहले ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब गुरु ने दक्कन की यात्रा की और वहां गोदावरी नदी के तट पर माधोदास नामक बैरागी से मिले।
बैरागी ने गुरु को बताया कि वह सन 1660 में कश्मीर के राजौरी में डोगरा राजपूत परिवार में पैदा हुआ था और अब दक्कन में बैरागी बन गया हूँ और नांदेड़ में एक आश्रम स्थापित किया है। अब वहीं बस गए थे। गुरु ने नांदेड़ में बैरागी से मुलाकात की और उसने खालसा के साथ लड़ने के लिए उत्तर भारत की ओर लौटने का आग्रह किया। गुरु ने सिखों को बैरागी के नेतृत्व में इकट्ठा किया और उनके आदेश का पालन करने का निर्देश भी दिया। माधवदास बाद में बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की हत्या पठान घुड़सवार द्वारा के बाद सिखों का नेतृत्व किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए अमीन खान को भेजा था। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह ने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए आमीन खान को भेजा। बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में घेर लिया, लेकिन वह वहां से 1710 ईस्वी में भागकर नाहन की पहाड़ियों में चले गए। सिरमौर के राजा भूप प्रकाश ने बंदा बहादुर को मुगल सम्राट को सौंपने से इनकार कर दिया और बाद में उन्हें कैद कर लिया गया। मुगल कैद से भागने के बाद बंदा बहादुर ने सिखों को शिवालिक पहाड़ियों में कीर्तपुर में शामिल होने के लिए बुलाया। बंदा बहादुर का पहला निशाना कलहूर का राजा भीमचंद था, जिसने गुरु गोविंद सिंह को परेशान किया था। उसने बिलासपुर पर कब्जा कर लिया और शहर को तहस नहस कर दिया। अपने राज्यों की तबाही को रोकने के लिए पहाड़ी राजाओं ने स्वेच्छा से बंदा बहादुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें नजराना देना शुरू कर दिया। इस समूह में मंडी के राजा सिद्धसेन, चंबा के राजा भी शामिल थे। बादशाह फारूक सियार ने बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए अब्दुस समद खान के नेतृत्व में सेना भेजी। बंदा 1715 ईस्वी में मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से मैदानों की तरफ रुख किया और 8 महीने के प्रतिरोध के बाद उसे जून 1716 ईस्वी में पकड़ लिया गया और फांसी दे दी। अब पंजाब में मिसल बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने खुद को 12 समूहों में संगठित किया, मतलब 12 मिसल में संगठित किया। मिसल को समूह कहते थे ना। इन्हें मिसल के नाम से जाना जाता था। जस्सा सिंह रामगढ़िया हिमाचल प्रदेश पर हमला करने वाले मिसल के सबसे प्रथम प्रमुख थे। 1759 में क्या होता है, अहमद शाह दुरानी अहमद शाह अब्दाली ने घमंड चंद को जालंधर का राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया। घमंड चंद ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया, लेकिन बाद में घमंड चंद को जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ा। अब 1770 ईस्वी तक जस्सा सिंह रामगढ़िया ने कांगड़ा, नूरपुर और चंबा को रामगढ़िया मिसल का हिस्सा बना दिया। रामगढ़िया प्रमुख ने दीपालपुर, दतारपुर, अमरपुर, हरिपुर और जसवा जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें रावी और ब्यास नदियों के बीच का अधिकांश क्षेत्र और जालंधर दोआब का विशाल क्षेत्र शामिल था। हालांकि पहाड़ी राज्यों में रामगढ़िया प्रमुख का अधिकार अल्पकालिक था, क्योंकि उन्हें 1775 ईस्वी में कन्हैया मिसल के जय सिंह ने हराया था, जिसने बाद में कांगड़ा राज्य समूह पर संप्रभुता ग्रहण कर ली थी। अब संसार चंद की मुगलों से कांगड़ा दुर्ग पर विजय, ये देख लेते हैं। अब संसार चंद की बात करेंगे तो इनका समय 1775 से 1823 तक रहा। अपने पूर्वजों के पैतृक स्थान नगरकोट दुर्ग पर कब्जा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सत्ता संभालने के कुछ ही समय बाद उसने किले को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। 1782 से 83 ईस्वी में संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया से सहायता मांगी और सन 1783 ईस्वी में किला सिखों के हाथों में आ गया और जय सिंह ने 1787 तक संसार चंद को किला सौंपने में आनाकानी कर रहा था। फिर संसार चंद ने जय सिंह पर दबाव बनाने के लिए अन्य सिख मिसलों के प्रमुखों का समर्थन हासिल किया। किला संसार चंद को मिल गया और इसके बाद संसार चंद का मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण होता है शुरू। मैदानी इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 1801 ईस्वी में संसार चंद ने बटाला
के उपनगरों में रानी सदा कौर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और परिणाम स्वरूप फतेह सिंह आहलूवालिया को कांगड़ा सेना के द्वारा अधिकृत क्षेत्र को खाली करवाने के लिए भेजा गया। अब लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह एक बड़ी सेना लेकर बटाला पहुंचे और नूरपुर और नौशेरा पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप राजा संसार चंद को मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर पहाड़ियों में पीछे हटना पड़ा। 1804 ईस्वी में संसार चंद ने पुनः होशियारपुर और बांसवाड़ा पर हमले के लिए किए, लेकिन रणजीत सिंह की सेना संसार चंद को वापस पहाड़ी क्षेत्र में भेजने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद गोरखा और पहाड़ी राज्य की बात कर लेते हैं। गोरखा तथा सिरमौर में प्रवेश। अमर सिंह थापा की बात, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गोरखा और सिरमौर। अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सन 1790 ईस्वी में गोरखा सेना ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर दिया। गोरखा का गढ़वाल विस्तार के समय सिरमौर में कर्म प्रकाश 1793 से 1814 ईस्वी इनका समय रहा, गद्दी पर बैठा। वह एक अनुभवहीन शासक था। हिंदूर के राजा राम शरण सिंह ने सिरमौर के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। अजीत सिंह और कृष्ण सिंह, दो अधिकारियों ने राजा के भाई कंवर रतन सिंह को सिंहासन पर कब्जा करने की सलाह दी। परिणाम स्वरूप कर्म प्रकाश और रतन सिंह के मध्य लड़ाई हुई, जिसमें दोनों अधिकारियों ने रतन सिंह का साथ दिया। उन्होंने नाहन से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिरमौर दून में एक किले में राजा को घेर लिया और इस लड़ाई में चोलू मियाँ नामक एक व्यक्ति को हुबहू राजा की तरह दिखता था मारा गया। अफवाह फैली कि राजा मारा गया। इस बात का फायदा उठाकर राजा परिवार सहित कालसी भागने में सफल हुआ। उसने अपना सिंहासन पाने के लिए गोरखों से मदद मांगी। भक्ति थापा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है JYT में, है ना। JYT में यहाँ से क्वेश्चन बना है। भक्ति थापा की कमान में प्रथम गोरखा अभियान मई 1804 ईस्वी में अवन थापा ने विद्रोह को कुचलने के लिए भक्ति थापा के नेतृत्व में 700 सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी, लेकिन यह हिंडोर के राजा ने सेना को वापस खदेड़ दिया। अब अमर सिंह थापा की कमान में दूसरा गोरखा अभियान। इस अभियान में गोरखा जनरल स्वयं आया और उसने हिंडूर को हराया। अन्य छोटी रियासतों को पराजित कर सिरमौर के राजा रतन सिंह को बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद अमर सिंह थापा ने कर्म प्रकाश को कठपुतली बनाकर सिंहासन पर बिठाया और अपनी सरकार स्थापित की। अब संसार चंद और हिंडौर के राजा और दूसरा अमर सिंह थापा और कलहूर के राजा के मध्य गठबंधन की बात कर लेते हैं। हिंडौर के राजा राम शरण ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ गठबंधन किया। कलहूर के राजा महान चंद पर आक्रमण किया गया और इस समय हिंडौर के राजा राम शरण ने 12 ठकुराइयों पर आधिपत्य स्थापित कर दिया, जो कि सन 1793 ईस्वी तक यह कलहूर के जागीरदार थे। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कलहूर पर आक्रमण किया और कलहूर की उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया। संसार चंद ने झंझार धार पर एक किला बनाया। हिंडौर के राजा राम शरण सिंह ने बिलासपुर शहर को तबाह कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने फतेहपुर, बहादुरपुर, रतनपुर के जंगलों पर भी कब्जा कर लिया। अब कलहूर के राजा द्वारा अमर सिंह थापा को बुलाना, इसमें क्या था कि राजा महानचंद विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए नेपाल के गोरखा को आमंत्रित करने के लिए दूत भेजे। गोरखों ने 1804 ईस्वी में सतलुज के पूर्व पहाड़ी प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर ली। इनका मुख्यालय गढ़वाल में था। अब प्रारंभ में 1805 ईस्वी में गोरखा जनरल ने अजीमगढ़ में हिंदूर सेनाओं से लड़ाई की और उन्हें हरा दिया। हालांकि रामगढ़ और नालागढ़ के किले को जीतने के लिए रिश्वत दी गई और राम शरण सिंह पलासी किले की ओर भाग गए। महल मोरिया की लड़ाई होती है। संसार चंद ने सतलुज के दाहिने किनारे वाले क्षेत्र को जब्त कर लिया। दाहिने किनारे संसार चंद की राज्य विस्तार नीति के कारण पहाड़ी प्रमुखों को संसार चंद के खिलाफ गठबंधन बनाने के लिए प्रेरित किया। राजा संसार चंद के खिलाफ गठबंधन ने कलहूर के राजा महान चंद के नेतृत्व में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए संयुक्त निमंत्रण भेजा। अमर सिंह थापा ने यह निमंत्रण स्वीकार कर सतलुज नदी को पार कर दिया। 1805 ईस्वी में
उराध में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने 40,000 सैनिकों का नेतृत्व कर कांगड़ा की ओर रुख किया। 1806 ईस्वी में गोरखा सेना ने महल मोरिया हमीरपुर में कांगड़ा सेना को हराया। इसके बाद गोरखा सेना और भी अन्य जगह पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। नादौन जेल में बंदी नवयुवक राजा ईश्वरीय सेन को 12 साल से बंधक बना था, जो उसे आजाद करवाया। राजा संसार चंद पहले दुश्मन पर हमले करने के लिए टिहरा सुजानपुर चले गए, लेकिन स्वतः अपने परिवार के साथ कांगड़ा किले में शरण ली। यह संघर्ष 4 साल तक जारी रहा। ज्वालामुखी की संधि की बात कर लेते हैं। सन 1809 ईस्वी में राजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता लेने के लिए की अपील की। ज्वालामुखी मंदिर में राजा और महाराजा के बीच 1 महीने की बातचीत के बाद इस अपील को स्वीकार कर लिया गया कि सिख सेना ने गोरखों को पराजित कर दिया और 24 अगस्त 1809 को संसार चंद ने नगरकोट का किला सिखों को सौंप दिया और देसा सिंह मजीठिया को किले का पहला सिख निजाम होता था गवर्नर नियुक्त किया गया। अब शिमला पहाड़ी राज्य और गोरखाओं की बात कर लेते हैं। 1809 ईस्वी में कांगड़ा से हार के बाद अमर सिंह थापा ने हिंडूर के राजा राम शरण सिंह के खिलाफ अपने प्रयास जारी रखे। इसलिए अमर सिंह थापा ने खुद को बागल के अर्की में अपनी राजधानी बनाई और वहां के प्रमुख राणा जगत सिंह को खदेड़ दिया। राजा जगत सिंह भागकर पालसी नामक स्थान पर चला गया। अमर सिंह थापा ने सिरमौर पर हमला करने के लिए अपने बेटे रणजौर सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और सिरमौर के शासक कर्म प्रकाश को पराजित किया गया। शासक कर्म प्रकाश पहले रामगढ़ के इलाके सुबाथू और अंबाला की बुरिया की तरफ भाग गया। इस प्रकार नाहन और जैतक सिरमौर गोरखों के प्रमुख क्षेत्र बन गए। वर्ष 1810 तक गोरखों ने हिंदूर, जुब्बल और पुरंदर पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। बलसन का राजा बहुत हठी था। जब गोरखों ने नागाना किले पर कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें 3 बार हार का सामना करना पड़ा। अब मई 1811 में गोरखों ने एक विशाल सेना लेकर सुबाथू से निकले और नागण किले पर अधिकार कर लिया। फिर वहां से आगे बढ़कर सतलुज घाटी के मध्य बुसहर राज्य की राजधानी तक पहुंचे। बुसहर की राजा उग्रसेन ने गोरखों को नियंत्रित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, परंतु उसकी मृत्यु हो गई तथा इससे गोरखों को और आसानी होगी। उग्रसेन का परिणाम स्वरूप बुसहर पर गोरखों ने कब्जा कर लिया और उत्तराधिकारी महेंद्र सिंह नाबालिग था, जो अपने वजीर और राजमाता के साथ घने जंगल में भाग गया। अमर सिंह थापा रामपुर में तैनात हो गया, लेकिन टुकड़ियों को युद्ध के लिए आगे भेजा। परिणाम स्वरूप वर्ष 1812 ईस्वी तक निकटवर्ती छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। अब अमर सिंह थापा ने सन 1812 ईस्वी में काफी दूर होने की वजह से इन राज्यों को छोड़ दिया और नाबालिग राजा महेंद्र सिंह को सरहान पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र और सतलुज के से परे के सभी क्षेत्र 12,000 रुपए प्रति वर्ष भुगतान के बदले में राजा को दे दिया। इस प्रकार यमुना और सतलुज के बीच का पूरा क्षेत्र गोरखों के नियंत्रण में आ गया। गोरखा और अंग्रेज की अब बात करेंगे। एंग्लो गोरखा युद्ध की बात करेंगे तो एंग्लो गोरखा युद्ध की बात कर लेते हैं। 1813 ईस्वी के मध्य में पश्चिम में गोरखा विस्तार ने सभी हिमालयी दर्रे को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसमें तिब्बत और मैदानी इलाकों के बीच कई व्यापारिक मार्ग शामिल थे। विदेशी व्यापारियों को बाहर करने और तिब्बत और मैदानी इलाकों के बीच सभी व्यापार को नियंत्रित करने की गोरखा नीति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश व्यापारियों को पहाड़ी बाजारों के वाणिज्यिक शोषण से रोक दिया। तिब्बत दुनिया में बोरेक्स और कस्तूरी का सबसे समृद्ध क्षेत्र था।
रामपुर क्षेत्र एक ऐसी जगह थी जहां पर कश्मीर, लद्दाख और यारकंद के व्यापारी मध्य एशिया के कीमती माल को गेहूं और निर्मित सामानों के बदले में मैदानी इलाकों के व्यापारियों को बेचते थे। जब भारतीय व्यापारी गारटोक पश्चिमी तिब्बत की राजधानी के वार्षिक मेले में सतलुज नदी मार्ग में से जाते थे, जहां लद्दाख, कश्मीर, टारटरी, यारकंद, तिब्बत और चीन के व्यापारी व्यापार करते थे। यह वह क्षेत्र भी था जहां पर सबसे अच्छा ऊनी शॉल उत्पादित होता था। अब नतीजन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिमालय व्यापार में रुचि विकसित की, जिसके परिणामस्वरूप 1814 ईस्वी की ब्रिटिश हिमालय नीति बनाई, जिसमें दो मुद्दे थे। प्रथम, स्थानीय सीमाओं के मुद्दे, दूसरा बुनियादी आर्थिक और रणनीतिक चिंताएं। अंग्रेजों के व्यापारिक हितों ने इन्हें ब्रिटिश हिमालय नीति तैयार करने के लिए प्रेरित किया। जब अंग्रेजों को एहसास हुआ कि गोरखा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आखिरकार 1 नवंबर 1914 ईस्वी को अंग्रेजों ने गोरखा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। गोरखा के विरुद्ध युद्ध के लिए अंग्रेजों ने सैनिकों की 4 अलग-अलग टुकड़ियों को भेजा। उनके मुख्य कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी, मेजर जनरल रॉलो गिलेस्पी थे। अन्य 2 अधिकारी मेजर मैकिलियोड और लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमसन थे। अंग्रेजों का कलिंग पर कब्जा। अब यहां से हम देखेंगे अंग्रेजों का कलिंग पर कैसे कब्जा हुआ। गिलेस्पी ने सहारनपुर से देहरादून और क्यारदून तक 4,400 सैनिकों का नेतृत्व किया। जब देहरादून में गोरखा सेना के कमांडर बालभद्र थापा को हमले का पता चला, तो वह देहरादून छोड़कर कलिंग के किले में चला गया, जिसे नाला पानी भी कहा जाता है। कलिंग किले पर कब्जा करने के प्रयास में गिलेस्पी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन ब्रिटिश सेना किले पर कब्जा करने में सफल रही। नाहन और चैतक का दुर्ग की बात कर लेते हैं। अब नाहन की बात करेंगे। नाहन सिरमौर में ब्रिटिश सैनिकों के आगमन से पहले रणजोसिया थापा के अधीन गोरखों ने नाहन को छोड़कर जैतक पहाड़ी में खुद को स्थापित कर दिया। अब अर्की और मालवा की बात कर लेते हैं। 16 जनवरी 1815 को ऑक्टरलोनी ने अर्की की ओर कूच किया और गंबर खड्ड को पार कर दिया। जब यह बात का पता अमर सिंह थापा को चला, तो वहां भागकर मालवा चला गया। जरजौरी, रामगढ़ और तारागढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों को अंग्रेजों के हाथ खो दिया। जुब्बल, राविनगढ़ और सरहान की बात कर लेते हैं। अब इस बीच ब्रिटिश सेना जेम्स बेली फ्रेजर के नेतृत्व में जुब्बल राज्य की ओर रुख किया और चूड़धार चोटी को पार किया। 12 मार्च 1815 को चौपाल के पास सरहान नामक एक गांव में गोरखा को पूरी तरह से हराया। ब्रिटिश सेनाओं को गुप्त रूप से जुब्बल के 2 वजीर, डागी वजीर और प्रिमू ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। जिससे गोरखा ने आत्मसमर्पण कर दिया। चौपाल में जीत के बाद ब्रिटिश सैनिक जुब्बल में हाटकोटी के विपरीत दिशा में राविनगढ़ किले की ओर बढ़े। यह किला रणसूर सिंह थापा के नेतृत्व में था। अब बुशहर, रामपुर, कोटगढ़ और हाटू की बात कर लेते हैं। 17 मार्च 1815 को ब्रिटिश सेना का टिक्कम दास और बद्री के नेतृत्व में
बद्री के नेतृत्व में बुशेर ने साथ दिया और गोरखों को किला खाली करने के लिए मजबूर किया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में हाटू श्रेणी पर कीर्तनाना कर नियंत्रण था। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में हाटू श्रेणी पर कीर्तराणा का नियंत्रण था। बुशेर सेना का नेतृत्व वजीर टिक्कम दास और बद्री दास ने किया और सन 1815 में कुल्लू की सेना ने इसका साथ देकर बुशेर सेना को मजबूत किया। उसके बाद बात कर लेते हैं कीर्ति राणा को नवागढ़ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया गया। वहां उसे घेर लिया गया और खाद्य सामग्री की व पानी की कमी के कारण उसने राविनगढ़ की ओर पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन अंततः बुशेर के वजीर के सामने सरहान का टिब्बा नामक स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण की शर्त में उनके सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जिसे ब्रिटिश जनरल को सौंप दिया गया। अब हिंडूर कल्हूर का अंग्रेजों के साथ शामिल होना। अब अक्टूबर 1814 ईस्वी में के अंत में डेविड ऑक्टरलोनी ने रोपड़ से हिमालय की तलहटी में प्रवेश किया और वह गोरखों को नालागढ़ तारागढ़ को खाली कराने के लिए मजबूर किया और उसी समय अमर सिंह थापा अपने मुख्यालय अर्की में अगम्य पर्वत चोटी पर चला गया, जिसके बिल्कुल सामने रामगढ़ का किला था। इस समय भिंडूर के राजा रामशरण सिंह और कल्हूर के राजा ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। 16 जनवरी 1815 में डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा सेना पर बड़ा हमला किया, जिसका सेनापति अमर सिंह थापा था। अंग्रेजों ने उसे रामगढ़ किले से भी निकाल दिया, जिससे अमर सिंह थापा को मलौन जाना पड़ा। अब डेविड ऑक्टरलोनी ने मलौना किले पर निशाना साधा, जहां एक बहुत बहादुर अधिकारी भक्ति सिंह थापा मारा गया। तो ये वाली लाइन आपके JOIT के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जो HPPSC के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था JOIT का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। उसी समय समाचार मिला कि गोरखा कुमाऊं में भी हार गए और रणजोर सिंह थापा सिरमौर में जैतक किले को नहीं बचा पाया। आखिरकार परिस्थितियों से हार कर अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण 28 नवंबर 1815 को कर दिया। अब बात कर लेते हैं सगोली की संधि। सगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई। हस्ताक्षरकर्ता पेरिस बेडर साहब EIC और राजा गुरु गजराज मिश्रा नेपाल से थे। अनुसमर्थक थे इसमें गवर्नर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ब्रिटिश भारत के। इस संधि के तहत गोरखों की अपनी निजी संपत्ति के साथ नेपाल लौटने की अनुमति दी गई, जिससे ब्रिटिश संप्रभुता के तहत काली नदी से सतलुज तक पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दिया गया। अप्रैल 1815 में ऑक्टरलोनी ने गोरखों को लेफ्टिनेंट रॉस के अधीन एक बटालियन से संगठित किया गया और जिसे नासेरी रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जैसे कि काली नदी में सतलुज नदी तक पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दिया गया। अब इस संधि के तहत गोरखाओं की अपनी निजी संपत्ति के साथ नेपाल लौटने की अनुमति
दी गई, जिससे ब्रिटिश संप्रभुता के तहत काली नदी से सतलुज तक पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दिया गया। अप्रैल 1815 में ऑक्टरलॉनी ने गोरखों को लेफ्टिनेंट रॉस के अधीन एक बटालियन में संगठित किया गया, जिसे नासेरी रेजिमेंट के रूप में जाना जाता है। संगोली संधि को 1923 में संशोधित किया गया और 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक अलग संधि, स्थायी शांति और मैत्री की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एक नए संबंध स्थापित किए। अब यहाँ से पहाड़ी रियासतें और ब्रिटिश की बात करेंगे। शिमला पहाड़ी राज्य में सनद गोरखा शासन के किसी भी संभावित हमले के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने कोटगढ़, सुबाथू, राबिनगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों की घेराबंदी की थी। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 20 पहाड़ी राजाओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश की थी, जो ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन आ गए। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी ने एक संयुक्त बैठक प्लासी में बुलवाई, जहां पहाड़ी राजाओं के खोए गए क्षेत्र उन्हें वापस लौटाने का निर्णय लिया गया था। अंग्रेजों ने स्थानीय सरदारों को सनद मतलब सशर्त स्वतंत्रता दी, लेकिन वे ब्रिटिश सर्वोपरिता को स्वीकार करना आवश्यक था। उसके बाद बात आती है, बहुत ठकुराइयों को स्वतंत्र सनदें प्रदान की गई, जबकि खनेटी और देलट के ठकुराइयों को बुशैर में मिला दिया गया। कोटी, घुंड, ठियोड, मधान, रतेश के ठकुराइयों को केवंथल राज्य में मिला दिया गया और ताडी और राबिनगढ़ को जुब्बल में मिला दिया गया। अब बिलासपुर की बात कर लेते हैं। राज्य दिया गया है, शासक दिए गए हैं और सनद की तारीख दी गई। बिलासपुर राज्य की बात की जाए, महान चंद इसके शासक थे। सनद की तारीख थी 6 मार्च 1815 ईस्वी। बागल की बात की जाए तो राजा जगत सिंह इसके शासक थे। 3 सितंबर 1815 को सनद की तारीख है। कुठार की बात करेंगे, राणा भूप सिंह इसके शासक। 3 सितंबर 1815 को इसकी मतलब सनद की तारीख है। भगाट राज्य की बात करेंगे, राणा मोहिंदर सिंह। 4 सितंबर 1815 को सनद की तारीख है। उसके बाद भज्जी की बात करेंगे, राणा रुद्रपाल। 4 सितंबर 1815। धामी राज्य की बात की जाए गोवर्धन सिंह। 4 सितंबर 1815। महलोग ठाकुर संसार चंद। 4 सितंबर 1815। बेजा ठाकुर महानचंद। 4 सितंबर 1815। क्योंथल राणा संसार चंद। 6 सितंबर 1815। सिरमौर राजा फतेह प्रकाश। 21 सितंबर 1815। बलसन ठाकुर योग राज। 21 सितंबर 1815। नालागढ़ राजा राम शरण सिंह। 20 अक्टूबर 1815। जुब्बल राणा पूर्णचंद। 18 नवंबर 1815। सांगरी की बात करेंगे, राजा विक्रमजीत सिंह। 16 सितंबर 1815। मंगल राणा बहादुर सिंह। 20 दिसंबर 1815। दरकोटी राणा सुरतेश राम। 1815। कुनिहार ठाकुर मगन देहू। 1815। कुमारसेन राणा केहर सिंह। 7 फरवरी 1816। बुशैर राजा मोहिंदर सिंह। 8 फरवरी 1816। थरोज ठाकुर झोबू। 31 जनवरी 1819 को। यद्यपि रियासतों को सनदें दी जाती थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता के अधीन रहना पड़ता था और नजराना नकद देना पड़ता था। सनद के तहत प्रावधान क्या क्या थे? सनद के तहत पहाड़ी राजाओं को ब्रिटिश सुरक्षा के बदले में कुछ सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था। इन दायित्वों में ब्रिटिश व्यापारियों और उनके लिए मुक्त मार्ग की अनुमति शामिल थी। ब्रिटिश संख्या में बेगार मजदूरों की आपूर्ति कराना, राज्य के अंदर 12 फुट चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाना शामिल था। ये इसमें सनदों के प्रावधान थे। बड़े राज्यों को युद्ध के समय बुलाए जाने पर ब्रिटिश सेना में सैनिकों को भेजना और बेगार के लिए लोग भेजना अनिवार्य थे। इसके अलावा स्थानीय राजाओं को राज्य में लोकहित को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्थितियों में सुधार करने, शिकायतों को दूर करने और सार्वजनिक सड़कों की सुरक्षा बनाए रखने आदि की कार्य सम्मिलित थे। इस सनद के प्रावधान थे। 1815 की सनद के अनुच्छेद 4 के अनुसार सिरमौर के राजा को
दीवान की नियुक्ति से पहले ब्रिटिश से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लेकिन हालांकि 1872 में यह अनुच्छेद राजा शमशेर प्रकाश के अनुरोध पर रद्द कर दिया गया और इसके अतिरिक्त कुछ शासकों को दूसरों के क्षेत्रों पर अतिक्रमण न करने का निर्देश दिया गया था। बुशेर एकमात्र राज्य था जिससे ब्रिटिश सरकार को 15,000 वार्षिक नजराना देना पड़ता था। अब ब्रिटिश क्षेत्रीय आक्रामकता की बात करेंगे। अंग्रेज पहाड़ी राजाओं से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहे। सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए अंग्रेजों ने देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण बरकरार रखा। मलावा का किला। अब मलावा का किले की बात कर लेते हैं। हिंदूर के राजा राम शरण सिंह के पैतृक संपत्ति की पुष्टि के दौरान अंग्रेजों ने मलाव का किला व आसपास के 6 गांवों को सैन्य चौकी के रूप में अपने पास रख दिया। बदले में रामशरण को वलसन और कोटकाई के पास स्थित बढ़ौली की ठकुराई दे दी। सन 1846 ईस्वी में अंग्रेज सिख युद्ध में वफादारी का परिचय देते हुए हिंडोर के राजा को एक सनद के तहत मलावा का किला वापस मलाव का राजा को सौंप दिया। बढ़ौली एक बार फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, जिसे अंग्रेजों ने 8,500 रुपए में बलसन के राणा को बेच दिया। क्योंथल गोरखा अंग्रेज राजा मलाव और मलाउन अलग अलग है ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बार बार इस चीज का जिक्र हो रहा है ना, तो मलाव और मलाउन अलग अलग है। गोरखा क्योंथल की बात कर लेते हैं। गोरखा अंग्रेज युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम 9 परगना वाला क्षेत्र अंग्रेजों ने पटियाला के राजा को 1,50,000 में बेच दिया। दूसरा भाग राजा को बिना किसी कर के लिए ही दे दिया गया। जुब्बर रियासत का पुरंदर परगना अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा। बाद में 5 अप्रैल 1823 को एक सनद के रूप के तहत पुरंदर को क्योंथल के राजा के राणा संसार सेन को दे दिया गया। हालांकि स्थानांतरण को 1816 में अधिकृत किया गया। सन 1830 में ब्रिटिश सरकार ने शिमला हिल स्टेशन को बसाने के लिए क्योंथल के राणा से 12 गांवों को लिया और इसके बदले में राणा को राविनगढ़ का परगना दे दिया गया। बघाट की बात करेंगे। गोरखा युद्ध के दौरान बघाट के राजा मोहिंदर सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध की समाप्ति के बाद बघाट के 5 परगने छीन लिए गए और उसे 1,30,000 रुपए में पटियाला के राजा को बेच दिया गया। बाकी के 4 परगने राणा मोहिंदर सिंह और उनके उत्तराधिकारी को लौटा दिए गए। अब सुबाथू की बात कर लेते हैं। बढ़ौली जिसके 3 परगने थे, सुबाथू, सिवान, भड़ौली, को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में रखा क्योंकि यह राजनीतिक व सैन्य स्थिति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों पर ध्यान रखा जा सकता था। उसके बाद है कोटगढ़ की बात करेंगे। जिसे मूल रूप से सैंडोच के नाम से भी जाना जाता है। राबिन पब्बर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह एक क्षेत्र ब्रिटिश सरकार का पहाड़ी क्षेत्र पर कब्जा करने वाले पहले क्षेत्र में से एक था। कोटगढ़ व हाटू किला पर अंग्रेजों का अधिकार, राजनीतिक और सैन्य चौकियों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम था। आरंभ में यह क्षेत्र कोटखाई के राजा के पास था, लेकिन कोटखाई खास से दूरी होने के कारण इसकी देखरेख कुल्लू का राजा करता था। लेकिन कुछ समय बाद कुल्लू के कोटगढ़ को अपने प्रभुत्व में शामिल कर दिया और यह अगले 1 दशक तक कुल्लू के अधिकार में तब तक रहा जब तक बुशेर के राजा उगर सिंह ने कुल्लू के राजा को मारकर इस पर अधिकार नहीं किया। इसके बाद लगभग 40 वर्षों तक यह क्षेत्र बुशेर के
अधिकार में रहा। कितने? 40 वर्षों तक, जब तक कि गोरखों ने इस पर विजय हासिल नहीं की। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद कोटगढ़ क्षेत्र सीधा ब्रिटिश के हाथों में आ गया और हाटू, सिलाजन और बाजी के तीनों किलों को सैनिक चौकियां बनाई गई। इस क्षेत्र में नव स्थापित गोरखा बटालियन का एक हिस्सा तैनात किया गया। उसके बाद राबिन क्षेत्र पब्बर नदी के बाएं किनारे पर राबिनगढ़ किला कई वर्षों तक ब्रिटिश कब्जे में रहा। फिर बाद में इसे शिमला हिल्स क्षेत्र को बसाने के लिए क्योंथल को बदले में दे दिया गया। अब सिरमौर की बात करेंगे। सन 1815 ईस्वी में जब गोरखों को पहाड़ी क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया गया तो उस समय करम प्रकाश सिरमौर के शासक थे। कौन थे सिरमौर के शासक? करम प्रकाश। हालांकि एक अनुभवहीन शासक होने के नाते उन्हें सिंहासन को संभालने नहीं दिया गया। उनके सबसे बड़े पुत्र फतेह प्रकाश को सनद प्रदान की गई। 28 सितंबर 1815 ईस्वी को 6 वर्ष की आयु में फतेह प्रकाश गद्दी पर बैठा और राजा के नाबालिग होने की स्थिति में राज्य का संचालन उन्हीं की मां गुलेरी रानी ने नाहन के गवर्नर जनरल के सहायक एजेंट कैप्टन जी व्रिच की देखरेख में संचालन करती रही। अब मोरनी और क्यारदादून की बात कर लेते हैं। मोरनी का किला और परगना कोटहा के मीर को दे दिया गया। मोरनी का किला और परगना कोटहा के मीर को दे दिया गया, जो मूल रूप से उस क्षेत्र का मालिक था। क्यारदादून को 1833 ईस्वी में 50,000 रुपए नजराना की भुगतान पर सनद के माध्यम से बहाल किया गया। गिरी नदी के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र क्योंथल के राणा को दे दिया गया, जबकि परगना जौनसार और बाबर वर्तमान देहरादून जिले में है, जो ब्रिटिश क्षेत्र में मिला। अब कोटखाई की बात कर लेते हैं। कोटखाई एक सनद द्वारा कोटखाई का क्षेत्र राणा रणजीत सिंह और उनके वंशजों को वापस कर दिया गया। हालांकि 1821 में राणा रणजीत सिंह का निधन हो गया और इसके बाद उसका उत्तराधिकारी भगवान सिंह गद्दी पर बैठा, जो कि अनुभवहीन था। वजीरों के अत्याचारों से क्षेत्र में अराजकता फैल गई। इस अराजकता को अन्य राज्यों में फैलने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1828 ईस्वी में सनद को रद्द कर क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया गया। अब जुब्बल की बात कर लेते हैं। जुब्बल एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद सामान्य बहाली के दौरान जुब्बल का क्षेत्र 18 नवंबर 1815 को सनद के माध्यम से राणा पूर्णचंद और उनके उत्तराधिकारियों को सौंपा गया। हालांकि राणा पूर्णचंद का प्रशासन अराजकता में डूबा था। उनके स्वार्थी और भ्रष्ट अधिकारी जनता के करों पर अपने को समृद्ध करने लगे और राणा बेगार मजदूरी का एक मानक कोटा प्रदान करने में विफल रहा। ब्रिटिश सरकार ने बार बार चेतावनियों के बावजूद उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और प्रशासन की बागडोर एक बुद्धिमान प्रशासक डांगी वजीर के हाथों में सौंप दी गई, जिन्होंने राज्य में कई सुधारों को लागू किया। लेकिन जल्द ही डांगी वजीर की मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अव्यवस्था की दूसरी अवधि शुरू हो गई। सन 1832 में राजा पूर्णचंद ने ब्रिटिश सरकार के पक्ष में दे दिया और ब्रिटिश ने राज्य प्रशासन करने के लिए एक तहसीलदार नियुक्त किया। सन 1840 में लंबे पत्राचार के बाद राणा को राज्य वापस लौटने का निर्णय लिया गया और दुर्भाग्य से आदेश लागू होने से पहले ही राणा का निधन हो गया। उनका उत्तराधिकारी करमचंद अल्पवयस्क था, इसलिए सन 1854 तक, जब तक राजा बालिग नहीं हुआ, राज्य का प्रशासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। 1854 के बाद युवा राणा करमचंद को पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। ब्रिटिश और सिखों की बात कर लेते हैं। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिख सेना पहाड़ी रियासतों के लिए चुनौती बन गई और ब्रिटिश और सिख दोनों एक दूसरे की ताकत से डरते थे, इसलिए एक दूसरे से झगड़ा मोल लेने से डरते थे, जिसके कारण 1809 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। यह दो शक्तियों के बीच मित्रता संधि थी, जिसने रणजीत सिंह को सतलुज के दक्षिण में अपने क्षेत्र को बढ़ाने से रोका।
1839 में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य अस्त व्यस्त हो गया और अंग्रेजों के प्रति संदेहजनक हो गया। अब प्रथम एंग्लो सिख युद्ध होता है 1845 से 46 ईस्वी। आखिरकार सिख साम्राज्य की उग्र खालसा सेना ने सतलुज नदी को पार कर ब्रिटिश क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 की शुरुआत हुई। दिसंबर 1845 में मुदकी और फिरोजपुर में, जनवरी 1846 में अलीवाल में और 10 फरवरी 1846 को सबराव में लड़ाई लड़ी। पहाड़ी राजाओं को रणजीत सिंह द्वारा अधिकृत क्षेत्र को वापस पाने का मौका मिला और पहाड़ी राजाओं ने इस युद्ध में अंग्रेजों को साथ दिया। गुलेर के शमशेर सिंह ने सिखों को हरिपुर किले से बाहर निकाल दिया और जबकि नूरपुर के वजीर सिंह ने सिखों से नूरपुर किले को खाली करवाकर किला जब्त कर दिया। इसी तरह कुटलहेड़ के राजा नारायण पाल ने सिखों को बेदखल कर दिया। मंडी के राजा बलबीर सेन अपने क्षेत्र में सिखों से लड़ा और कमलाहगढ़ को छोड़कर सभी पर कब्जा कर लिया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद पहाड़ी राज्य की बात करेंगे। 10 फरवरी 1846 को समराव की लड़ाई में सिखों को हराया गया। पंजाब हिल्स के पहाड़ी राजाओं को अंग्रेजों से उदार व्यवहार की उम्मीद थी, जैसे कि 1815 में एंग्लो गोरखा युद्ध की समाप्ति के बाद शिमला हिल्स के राज्यों पहाड़ी राज्य को सनद के द्वारा उन्हें वापस दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के पास एक अलग योजना थी। इस युद्ध के बाद राजाओं को सनद प्रदान नहीं की गई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार सर हेनरी हार्डिंग और सिखों में 7 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के द्वारा सिखों ने सतलुज के दक्षिण में सभी क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए, जिसमें सतलुज और ब्यास के बीच स्थित विशाल जालंधर द्वीप भी शामिल था। युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति को भरपाई के लिए 1.5 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें 50 लाख रुपए नकद दिए गए और कश्मीर और हजारा सहित ब्यास और सिंधु के बीच के पहाड़ी राज्यों को अंग्रेजों को सौंपकर शेष राशि का भुगतान किया गया। पहाड़ी राज्यों को पहाड़ी प्रमुखों को सौंपे गए क्षेत्र को बहाल करने के बजाय अंग्रेजों ने सतलुज और रावी के मध्य का क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और बाकी रावी और सिंधु के बीच जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। अब कांगड़ा, गुलेर, जसवां, दतारपुर, नूरपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौर और स्पीति के पहाड़ी राज्य, हालांकि लाहौर और स्पीति शुरू में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेचे गए क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन उनका दूसरे क्षेत्र के लिए आदान प्रदान किया गया। अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गई, डायरेक्ट नियंत्रण में आ गई। मंडी और सुकेत के प्रमुखों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए 24 अक्टूबर 1846 को अलग सनद दे दी गई। मंडी के राजा का कमलागढ़ और आनंदपुर के किलों का ध्वस्त करने और अपने राज्य के भीतर स्थित लोहे और नमक की खानों पर शुल्क लगाने के लिए सरकार द्वारा नियमों का पालन करने को कहा गया। इसी तहत 21 अक्टूबर 1847 को बिलासपुर को भी सनद दे दी गई, जिसमें सतलुज के दाहिने किनारे पर राज्य का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी प्रकार का नजराना नहीं दिया। बदले में बिलासपुर राज्य में ब्रिटिश सरकार के लिए पारगमन टैक्स को समाप्त कर दिया गया। अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार द्वारा अमृतसर में महाराजा गुलाब सिंह के साथ एक संधि की। इस संधि के तहत उन्हें पूरे पहाड़ी क्षेत्र रावी और सतलुज के बीच ब्रिटिश शासित क्षेत्रों पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया, जिसमें लाहौर को छोड़कर कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और चंबा शामिल थे। इसके बदले महाराजा को 75 लाख रुपए देने थे। उसी वर्ष चंबा राज्य के हस्तांतरण का प्रश्न उठा। इस कठिनाई का समाधान कर्नल लॉरेंस द्वारा कश्मीर और चंबा राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच की गई व्यवस्था द्वारा किया। इस व्यवस्था के तहत कश्मीर के भद्रवाह को अपने पास रखा और लखनपुर और चांदगांव को अपने अधीन कर लिया, जबकि चंबा कश्मीर में से स्वतंत्र हो गया। उसने अपनी निष्ठा ब्रिटिश सरकार को सौंप दी।
चंबा के राजा को 6 अप्रैल 1848 में ब्रिटिश द्वारा सनद प्रदान की गई, जिसमें राज्य को 12,000 रुपये वार्षिक कर देने की सामान्य शर्त रखी गई। एंग्लो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 में हुआ। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49 में लड़ा गया। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद पहाड़ी प्रमुखों ने अपनी भूमि को वापसी की उम्मीद थी, जो युद्ध से पहले सिखों के नियंत्रण में थी। हालांकि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में पहाड़ी राजाओं को वापस देने के बजाय अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। नतीजन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के दौरान पहाड़ी प्रमुखों ने सिखों का समर्थन किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। नूरपुर के बजीराम सिंह और कांगड़ा के प्रमोद चंद ने जसमा और दत्तारपुर के शासकों के साथ मिलकर पहले विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन जॉन लॉरेंस की सेना द्वारा विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोही सरदारों की पकड़कर अल्मोड़ा भेज दिया गया, जहां उन्हें राजनीतिक कैदी के रूप में रखा गया। 1851 ईस्वी में प्रमोद चंद की मृत्यु हो गई। हालांकि नूरपुर के बजीराम सिंह से निपटना मुश्किल साबित हुआ। उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया, जहां बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता पहाड़ी राजाओं के लिए विनाशकारी साबित हुई। 1846 से 57 तक की अवधि को हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश विस्तार का समय माना जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 1857 के विद्रोह के दौरान महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, ने व्यापक विद्रोह के कारण लगभग 18 महीने शिमला में बिताए। चैम्बर ऑफ फ्रेंडशिप 1921 में नरेंद्र मंडल जिसे कहते थे। 1857 के विद्रोह को दुखद घटनाओं के समापन के बाद नई ब्रिटिश प्रणाली ने एक नई नीति और 1857 की रानी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रियासतों और प्रमुखों से सहयोग प्राप्त करना था। इसे प्राप्त करने के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल के रूप में जाने वाले 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रेसेंस की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई। जुब्बल के राजा भगत चंद 1921 में और 1933 में शिमला राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि बने। बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने 1924 से 33 तक निर्वाचित सदस्य के रूप में शिमला पहाड़ी राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। हिमाचल प्रदेश में छावनियों का निर्माण की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 7 छावनियां एरिया है। कौन कौन से? यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, कई बार पूछा जाता है आंसर डायरेक्ट। सुबाथू की बात करेंगे। 7 छावनियों की बात करेंगे। सुबाथू है, कसौली है, जगोत है, डगसाई सोलन का है, बकलो है चंबा का, डलहौजी चंबा का है, योल आपका कांगड़ा का है। अब बात कर लेते हैं सुबाथू। 1815 तक गोरखों की सैनिक छावनी थी। एंग्लो गोरखा की युद्ध के बाद 1815 में अंग्रेजों ने इसे स्थापित कर नसीरी रेजिमेंट को बसाया। यह जिला सोलन में स्थित है। कसौली छावनी को अंग्रेजों ने 1842 में स्थापित किया। यह सोलन जिले में स्थित है। जगोत छावनी शिमला जिले में स्थित है, जो 1843 में अंग्रेजों द्वारा इसे स्थापित किया गया। डगसाई सोलन जिले में स्थित है। डगसाई 6078 फीट छावनी की स्थापना 1847 में पटियाले के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 5 गांव को हासिल करके की गई थी। यह मुगल काल में कैदियों को रखा जाता था। इसका नामकरण दाग ए शाही से हुआ था। बकलोहू चंबा जिले में स्थित बकलोह को 1866 में छावनी बनाया गया। डलहौजी चंबा में स्थित डलहौजी में स्थापना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में की थी। डलहौजी में छावनी की स्थापना 1867 में की गई थी। योल छावनी कांगड़ा में स्थित है। ये 1849 में अंग्रेजों ने इसे स्थापित किया, लेकिन इसे छावनी का दर्जा 1942 में प्राप्त हुआ और 27 अप्रैल 2023 को इसे मिलिट्री स्टेशन में परिवर्तित किया गया और सिविल क्षेत्र को नगर निगम में मिलाया गया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना करंट। तो यहीं तक पढ़ते हैं आज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।